दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर IAS टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, आज हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, मीडिएवल इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। काफ़ी लोग इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, फिर भी रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में हमने जो पढ़ा वो अभी इसको फॉरवर्ड आगे लेके चलेंगे। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, मीडियल हिस्ट्री के साथ साथ हम लोग आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ते रहेंगे, और जो हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा उसका भी साथ ही साथ रिवीजन चलता रहेगा। रिवीजन इन द सेंस मतलब क्या है, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करते रहेंगे ताकि टच बना रहे, नया ना लगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मीडिएवल इंडिया। ठीक है, मध्यकाल का भारत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, भारत और विश्व। ठीक है, चलिए ये इंडिया है, बाकी जो पूरे विश्व के साथ हमारा किस तरह का रहा कनेक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने एंशिएंट इंडिया में देखा कि हमारा जो है काफ़ी पूरे विश्व में, जैसे चाइना है, सेंट्रल एशिया है, रोम है, इन सब के साथ ट्रेड होता रहा। ठीक है, और फिर आगे कैसे हमारा रिलेशनशिप कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कैसे बना, वो सब चीज़ हम मध्यकाल में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यह है पहला चैप्टर हमारा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर द 8th सेंचुरी। ठीक है, 8th सेंचुरी के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए, हर जगह हो रहा था। ठीक है, तो हर लोग सिविलाइज हो रहे थे और डेवलप हो रहे थे, तो उस समय वहाँ भी हो रहा था। दी चेंजेस नॉट ओनली अल्टर्ड द रिलेशन बिटवीन यूरोप एंड एशिया बट ऑल्सो ए फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द थिंकिंग and pattern of living of people. These development had an indirect effect on India as well, since India has large trade with old Roman Empire. ठीक है दोस्तों, यूरोप और एशिया में जब भी कुछ होगा इंडिया पे इफेक्ट करेगा, नो डाउट, बिकॉज वी बिलोंग टू एशिया, है कि नहीं दोस्तों। चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए क्योंकि हम इफेक्ट हो रहे हैं। अब देखते हैं यूरोप में किस तरह की चेंजेस हो रहे थे, वो थोड़ा सा देखते हैं। इन यूरोप द माइटी रोमन एम्पायर ब्रोकन इनटू टू बाय थर्ड क्वार्टर ऑफ द 6th सेंचुरी। रोमन एम्पायर ब्रेक हो गया, टूट गया। ठीक है दोस्तों, द वेस्टर्न पार्ट विद कैपिटल एट रोम, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट का कैपिटल रोम में था, हैड बीन ओवरवेल्म्ड बाय द स्लाव एंड जर्मनिक, ठीक है, ट्राइब्समैन कमिंग फ्रॉम साइड ऑफ रशिया एंड जर्मनी। ठीक है, एक तो ये था, तीन तरह से बटा था। एक स्लैब्स थे जो कि आ रहे थे रोम में, और जर्मनिक जो थे वो जर्मन से इन्वेट करके आ रहे थे, एक ट्राइबमैन थे। तो इस तरह से वहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो रही थी। दिस ट्राइब्स हैव इन द मैनी वेव एंड इंडल्ज इन द ग्रेट डील ऑफ ravaging and plundering in the territory of old Roman Empire, but in course of time these tribes settled down in different part of the Rome, profoundly changing the character of the old population as well as the language and pattern of government। ठीक है, जैसे जैसे ये आए, ये आके चले नहीं गए, वहाँ पे सेटल होने लगे धीरे धीरे। ठीक है, देखिए कहाँ पे, यूरोप में, रोम में। ठीक है, और जब कोई नए एक गुट, नए एक पॉपुलेशन आके वहाँ पे कहीं भी बैठती है, रहती है, तो वहाँ के सोसाइटी को, वहाँ कल्चर को, वहाँ के पॉलिटी को, गवर्न को, ठीक है, ये सब तो इफेक्ट होता ही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फ्यूजन होता है ना उसमें, हमने एंशिएंट में पहले भी देखा था। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ मैनी ऑफ द मॉडर्न European nations were laid during this period as a result of the commingling of these tribesmen with the local population। ठीक है दोस्तों, the eastern part, जो ये तो वेस्टर्न पार्ट हो गया। जब ईस्टर्न पार्ट था रोम का, पुराना रोम का, उसका कैपिटल का कहाँ था, कॉन्स्टेंटिनोपल में था। It included most of the Eastern Europe as well as modern Turkey, Syria, North Africa। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन थे? ईस्टर्न यूरोप में टर्की था, सीरिया था,
नॉर्थ अफ्रीका था, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये लोग बना रहे थे। दिस एम्पायर विच कॉल्ड द बाइजेंटीन एम्पायर। उस समय हम देखें ना, बाइजेंटीन एम्पायर के साथ हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, गोल्ड कॉइन वहाँ से आते थे, याद आ रहा होगा, ठीक है, ये कनेक्ट करके पढ़ते हैं, ठीक। तो उस समय जो गोल्ड कॉइन आ रहा था तो हमारे किसके साथ, ईस्टर्न यूरोप के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड था, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेडिशन तो ये हो रहा था। स्ट्रॉन्ग मोनार्की एंड हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये यहाँ पे था, मोनार्की था, राजा वाला शासन था, और एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज था, ठीक है, उन्हीं के पास था सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। इन बिलीफ एंड रिचुअल, however in belief and ritual it had many difference with the कैथोलिक चर्च इन द वेस्ट विच इज हेडेड बाय क्वार्टर एट रोम, ठीक है। तो इनका जो बिलीफ था और वेस्टर्न का जो बिलीफ था वो काफ़ी थोड़ा सा अलग था, ठीक है, थोड़ा अलग था, थोड़ा नहीं बहुत अलग था। वो लोग कैथोलिक चर्च में बिलीव नहीं करते थे। द चर्च इन द ईस्ट वाज कॉल्ड द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, ठीक है, वहाँ पे कैथोलिक चर्च कहा जाता था वेस्ट में, यहाँ पे ग्रीक ऑर्थोडिक चर्च, हम जीओसी कह लेते हैं, ग्रीक ऑर्थोडिक चर्च जीओसी कहा जाता था। इट वाज ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ बाइजेंटीन रूलर दैट रशिया हैज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। यहाँ के रूलर जो है ना बाइजेंटीन, वो हमेशा लगे रहते थे कि रशिया जो है वो क्रिश्चियनिटी में चेंज हो जाए। मॉडर्न टर्की एंड सीरिया विच वर पार्ट ऑफ द बाइजेंटीन एम्पायर आल्सो फॉलोड ग्रीक, ठीक है। सीरिया और टर्की अभी तो अलग हो गया है थोड़ा। सीरिया और टर्की जो है वो हमेशा से ही ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का ही फॉलोअर रहा है, ठीक है। बाइजेंटीन एम्पायर वाज द लार्ज एंड द फ्लोरिशिंग एम्पायर व्हिच कंटिन्यू टू ट्रेड विद एशिया आफ्टर कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर इन वेस्ट, ठीक है। वेस्ट में जब रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया, टूट गया, उसके बाद भी ये जो ईस्टर्न रोम था वो एशिया के साथ ट्रेड करता रहा, ठीक है दोस्तों। इट क्रिएटेड ट्रेडिशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कल्चर में हैव बीन, ठीक है, ये सब चलता रहा। अरब व्हेन दे overran Syria and Egypt, it also acted as a bridge between the Greco-Roman civilization and the Arab world, as latter helped in the revival of the Greek learning in the West, ठीक है दोस्तों। जब अरब ने इंटरफेयर किया उसके बाद भी यहाँ पे जो ईस्टर्न था, रोम था, उसने सपोर्ट किया और इनको रिवाइव करने में रोम को बहुत हेल्प किया, ठीक है। फॉर सर्वाइवल सेंचुरीज आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर इन द वेस्ट, द सिटीज वर्चुअली डिसअपीयर्ड इन वेस्टर्न यूरोप एंड फॉरेन एंड इनलैंड ट्रेड रिसीव्ड सेवरल सेटबैक। दिस पीरियड इन वेस्टर्न यूरोप इज कॉल्ड हिस्टोरियंस द डार्क एज, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डार्क एज यूरोप का, रोम का कौन सा था, व्हेन द वेस्टर्न रोम कोलैप्स, ठीक है दोस्तों, उस समय उसको डार्क एज कहा जाता था, कहा गया हिस्टोरियन के द्वारा, ठीक है। However, from the 10th century onward, trade and with it, city life began to receive between the 12th and 14th century. Western Europe was again able to attain a high level of prosperity, ठीक है। 10th के पास उसका खत्म हो गया सब कुछ, वो कोलैप्स कर गया, डार्क एज उसको बोला गया। फिर उसके बाद एक 14th सेंचुरी तक, 12th और 14th सेंचुरी तक वो फिर से सेटल होके काफी उन्नत हुआ, प्रॉस्पेरिटी हासिल की, ठीक है। ए नोटेबल फीचर ऑफ द पीरियड वाज ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उस समय साइंस एंड टेक बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ, सिटी बना, ठीक, डेवलप किया, ठीक है दोस्तों। चलिए, ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म कैसे ग्रोथ हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये हम, तो दोस्तों ये जो फ्यूडलिज्म है, सामंत साज जो कहते हैं, ठीक है, जमींदार प्रथा, तो वो कैसे डेवलप हुआ। ये न्यू टाइप ऑफ सोसाइटी या न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रोज इन वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में ग्रोथ तो हुआ, ठीक है दोस्तों, हमने ये देखा उस समय ग्रोथ तो बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। तो बट वो सामंत शाह में कैसे बदल गया, ठीक है दोस्तों, वो देखते हैं। फॉलोइंग द ब्रेकअप इन द रोमन एम्पायर, द न्यू ऑर्डर दैट ग्रेजुअली इमर्ज्ड इज कॉल्ड फ्यूडलिज्म। जो नया बना उसको फ्यूडलिज्म कहा गया। कैसे, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द, फ्यूडलिज्म है क्या, हमने लिटरली पता है, ये सामंतवाद कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जमींदार प्रथा जो है ये कहाँ से, लैटिन वर्ड है फ्यूडम, ठीक है, फ्यूडम विच इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश आज fief, ठीक है। इन दिस सोसाइटी द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट वेयर द चीफ
who with their military following dominated large tract, ठीक है, वही है सामंतवाद, ठीक है, एक चीफ जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है. द किंग वाज जस्ट लाइक वन ऑफ द मोर पावरफुल फ्यूडा, ठीक है, चीफ, फ्यूडल चीफ. तो किंग जो है वो भी एक फ्यूडल चीफ उसको कहा सकते हैं, ठीक है. इन कोर्स ऑफ टाइम द मोनार्की बिकम स्ट्रॉन्गर एंड अटेम्प्ट वाज मेड टू लिमिट द पावर ऑफ द चीफ. वन method to doing so was to king so the chief to one oath of loyalty to him as his vassals and ictum, ठीक है. तो ये था जो है किंग जो था उस समय, वो तो इम्पोर्टेंट था ही, तो चीफ थे उस वो किंग की तरफ लॉयल रहे, इसके लिए उनको एक ओथ दिलाया जाता था, ठीक है दोस्तों. चलिए, तो ये उसके बाद हम देखते हैं दिस वाज द फ्यूडल सिस्टम इन इट्स ब्रॉडेस्ट आउटलाइन. देयर आर मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन दिस सिस्टम and the system of government and society evolved by the Turk in Central Asia and by the Rajputs in India, ठीक है. जैसे किंग का जो वर्चस्व है, जो फ्यूडलिज्म है ना, तो जैसे टर्की में देखा जाता था सेंट्रल एशिया में, जैसे रोम का वेस्टर्न रोम में डेवलप हुआ, वैसे टर्की में डेवलप हुआ, और इंडिया में भी देखा गया जब राजपूत के द्वारा, ठीक है. एज अ सिस्टम डेवलप्ड इट एज्यूम्ड वेरियस फॉर्म ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द कंडीशन एंड ट्रेडिशन, ठीक है. हर जगह अलग अलग से देखा गया, उनके ट्रेडिशन अलग है, कंडीशंस अलग है, तो फ्यूडलिज्म का सिस्टम अलग था, बट था सबके यहाँ, ठीक है दोस्तों. In Europe, the feudal system is associated with two other features. First system was serfdom, and a serf was a peasant who worked on the land. Serfdom क्या है, ठीक है, जो peasant जो काम करता है but could not change his profession or migrate to any other area or marry without permission of his lord master, ठीक है. ये एक feudalism की तरीका है, जो खेती कर रहा है, जो peasant है, वो कहीं और काम नहीं कर सकता, वो अपना काम नहीं बदल सकता, बिना पूछे मास्टर से अपने शादी भी नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों. उसको सर्फडम कहा जाता था. यूरोप की बात कर रहा जाए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा ये नोट किया जाए. फिर उसके बाद द एसोसिएटेड विथ दिस वाज द सिस्टम ऑफ मैनोर, ठीक है. मैनोर का भी एक सिस्टम था, जैसे वहां पे सर्फडम हुआ, ऐसे मैनर था. मैनर वाज द हाउस ऑफ द कैसल व्हिच वेयर द लॉर्ड लिव्ड, है. तो मैनर क्या था, तो वो घर है जहाँ पे जो ओनर है, जो लॉर्ड है, वो रहता था. इन मेनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज लार्ज ट्रैक्ट लैंड वेर ओन्ड बाय द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर of these manor. A part of the land was cultivated by the lord directly with the help of the serfs, who had to divide their time between cultivating their own field and the field of their master. जो peasants थे उनको अपना फील्ड भी जोतना होता था, करना होता था, और अपने मास्टर का भी करना होता था, बट बिकॉज दे कांट रिफ्यूज देम, ठीक है दोस्तों. चलिए, इस तरह से फ्यूडलिज्म देखने को मिला. द लॉर्ड ऑफ द मैनर वाज हैड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. मैनर्स करते क्या थे, जो लॉर्ड्स थे, चीफटेन थे, वो करते क्या थे, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, ठीक है दोस्तों. डिस्पेंसिंग जस्टिस एक्सेट्रा. सिंस देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ लॉ लेसनेस इन दोज डेज, इवन फ्री पीजन्स वेर समटाइम प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द वैसल्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द मैनर इन रिटर्न ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है दोस्तों. कई बार जो फ्री पीजन्स हैं वो भी ज्वाइन करते थे, ठीक है, लॉज में, ऑर्डर में, मेंटेन करने में. Some historians think that the system of serfdom and the manor system are vital part of the feudalism, and it is wrong to speak of feudalism for society in which these two do not exist, ठीक है. कुछ historians मानते हैं कि ये important भी था, serfdom और manor का system to maintain the feudalism. In India, for instance, there was no serfdom and no manor system as such, but local landed element सामंत एक्सरसाइज. देखिए, इंडिया में वैसा कुछ नहीं था सर्फडम और मैनर की तरह की सब कुछ पूछ के करेंगे, ये सब नहीं था, बट सामंतवाद तो देखने को मिलता है, ठीक है, सामंतवाद, ठीक है. उम्मीद करता पता होगा, जमींदार प्रथा, ठीक है, सामंतवाद हमारे यहाँ पे था, ठीक है. वो क्या करते, सामंत जो थे उनके पास बहुत लैंड थे और बहुत सारे पावर थे, तो वो रेगुलेट करते थे कुछ लोगों को, ठीक है. इन अदर वर्ड अगर कहा जाए, what matter was not whether the peasant was formal free, but the manner and extent in which it could exercise its freedom. In many countries of Western Europe,
the manure system and the system of labor used by the peasants disappeared after 14th century. 14th century के बाद ये खत्म हो गया था, ऐसा कहा जाता है काफ़ी देशों में. The second feature associated with the feudal system in Europe is system of military organization. ये पहला सिस्टम क्या, मैन्योर और सर्फडम वाला, ठीक है. और सेकंड फीचर क्या था जो फ्यूडलिज्म का था, वो फीचर था एसोसिएटेड विद द मिलिट्री. ठीक है दोस्तों, क्या होता था, द मोस्ट टिपिकल सिंबल ऑफ द फ्यूडल सिस्टम वाज द आर्म्ड नाइट ऑन हॉर्स बैक. ठीक है, एक्चुअली द सिस्टम ऑफ cavalry warfare can roughly be traced back in Europe only to the 8th century. In the Roman time, the chief's wings of the army were the heavy and light infantry armed with long spears and short swords. ठीक है, horse were used to draw chariots. Okay, तो उस समय तो हुआ तो क्या हुआ, विच इज द ऑफिसर रोड. ठीक है, ऑफिसर घोड़े पे जाता था अपना सामान लाते के. इट इज जनरली बिलीव दैट द मोड ऑफ वारफेयर चेंज विद अराइवल ऑफ द अरब्स. ठीक है, अरब के आने के बाद कहा जाता है कि ये जो युद्ध का कला है, युद्ध का पद्धति बदल गया. द अरब्स हैड ए लार्ज सप्लाई ऑफ द हॉर्स एंड देयर स्विफ्ट मूवमेंट एंड माउंटेड आर्चर. ठीक है, ये कहा गया कि ये सब चीज वो अरब लेके आए, घोड़े पे चढ़ के, ज़्यादातर घोड़ा यूज करना, तीरंदाजी करना. ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये देखा गया. नो किंग कुड होप मेंटेन आउट ऑफ हिज ओन रिसोर्सेस द लार्ज बॉडी ऑफ कैवलरी नीडेड प्रोवाइडेड देम विद आर्मर इक्विप्ड. हेंस द आर्मी वाज डिसेंट्रलाइज्ड. ओके, असाइनिंग टू द फीफ होल्डर the responsibility of maintaining a fixed force of cavalry and infantry for the servicing of the king. ठीक है, तो इस तरह से देखा गया. हुआ क्या, कैवलरी वारफेयर बिकम द प्रिंसिपल मोड ऑफ द वारफेयर. ठीक है, कैवलरी इंपॉर्टेंट है, घुड़सवार बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. द फर्स्ट वाज द आयरन सर्प. ये सब देखा गया कैसे युद्ध करते थे, क्या होता था, ये सब यहाँ पे देखा गया. ठीक है, चीज हुआ क्या, दस मेनी फैक्टर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री वर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फ्यूडलिज्म इन यूरोप. ठीक है, तो वो जो करते थे वो अपने को सुपीरियर मानने लगे. ठीक है, और जो नहीं कर पाते थे इन ईस्टर्न एशिया. ठीक है, ईस्टर्न एशिया में ये देखा गया कि दैट वाज दे स्प्रेड इन द इंडिया फ्रॉम द 10th सेंचुरी. ये सब चीज़ें 10th सेंचुरी में इंडिया को भी आ गया, घुड़सवारी, आर्चरी एक्सेट्रा. ओके, तो केवल जो फ्यूडलिज्म के लिए बहुत सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, मिलिट्री है. ठीक है, ये फ्यूडलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है इन यूरोप. Even when strong government emerged after the 11th century, the traditions and had become too strong for the king to easily reduce the power of the feudal chief. ठीक है, apart from the system of feudalism, the pattern of life in Europe during what is called the medieval period, okay, was also shaped by the Christian church. ठीक है, मीडियल पीरियड को अगर सेप दिया क्रिश्चियन चर्च ने. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी रेफर्ड रोल ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च इन बाइजेंटाइन एम्पायर and in Russia. In the absence of the powerful empire in West, the Catholic Church look on some of the functions of government as well. ठीक है, तो ईस्टर्न में तो बहुत जीओसी जो है बहुत फैल रहा था, रशिया तक चला गया. बट जो वेस्ट में है कैथोलिक चर्च, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उसमें डिक्लाइन हुआ, तो वो गवर्नमेंट पे डिपेंड हो गया. द पोपे, ठीक है, हु वाज द हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च. ठीक है, ये याद रखना, the pope, ठीक है, is the head of the Catholic Church, became not only the religious head but one who exercised a great deal of political and moral authority as well. ये सिर्फ एक चर्च का हेड नहीं था, पॉलिटिकल डिसीजन में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल हुआ करता था. For the medieval age of the Europe, as in West Asia and India, was an age of the religion, and those who spoke on behalf of religion exercised a great deal of power and influence with the help of the governor. ठीक है, उस समय मीडिएवल को अगर कहे तो हम धर्मों का टाइम भी कह सकते हैं, रिलीजियल टाइम. जो इसके पास इसमें फेथ रखता था, प्रेज करता था, उसको ग्रांट्स मिलते थे, लैंड ग्रांट्स हो, कुछ भी हो, बहुत सारे उपहार मिलते थे. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं. तो इस तरह से आगे बढ़ता है. तो दे ऑल्सो सर्व्ड एज सेंटर एजुकेशन ऑफ लर्निंग. ठीक है, जो चर्चेस हुआ करते थे वो लर्निंग के भी सेंटर माना जाता था. द कैथोलिक चर्च प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द यूरोप. ठीक है, वेस्टर्न एशिया में था ना कैथोलिक चर्च, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एजुकेशनल साइड. ओके, हाउएवर सम ऑफ द मोनेस्ट्रीज व्हिच बिकम
exceedingly well they began to behave like feudal lord। ठीक है, कुछ मोनेस्ट्रीज मतलब आश्रम्स जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, वहाँ जब बहुत ज़्यादा वेल्दी हो गए ना, बाय द गिफ्ट एंड एक्सेट्रा वेल्दी हो गए, तो ये लोग अपने आप को लॉर्ड समझने लगे। लॉर्ड मतलब जो चीफ्टन है, ठीक है, सामंत समझने लगे। ठीक है दोस्तों, पोपे जो थे वो सब लोग अपने को लॉर्ड समझ लगे। ओके, तो इस तरह से देखा कैसा फ्यूडलिज्म डेवलप हो गया, फ्यूडलिज्म सोसाइटी के बारे में। अब देखते हैं द अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड कैसा था? द राइज ऑफ इस्लाम वाज इंस्ट्रूमेंटल इन यूनाइटिंग द वारिंग अरब ट्राइब्स इनटू ए पावरफुल एम्पायर। इस्लाम अब डेवलप हो रहा था, तो उसने अरब ट्राइब्स को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया, ठीक है, पावरफुल बनाया। द अरब एम्पायर फाउंडेड बाय द अर्ली कैलिफ्स एम्ब्रेस्ड पार्ट ऑफ द अरबिया, सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन। ये सब मुस्लिम एरिया मतलब इस्लामिक कंट्री थे। ठीक है दोस्तों, फॉलोइंग इंटरनल डिफरेंस एंड सिविल वार एमंग द Arab tribes, the Abshid came to power as caliphs। ठीक है, Absides क्या हुए, पावर में आ गए कैलिप्स के नाम से at बगदाद in the middle of the 18th century। The Abbasides claim to belong to the same tribe to which the Prophet Muhammad belonged। तो अबशाइड्स अपने आप को कहते थे कि जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद बिलोंग करते हैं, हम उसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। वे आर रीजन कंसिडर होली, क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद वो मानते थे। अबशाइड्स जो थे वो मानते थे कि बगदाद के, अगर ये मानते थे कि हम मोहम्मद प्रॉफिट के फैमिली से बिलोंग करते थे, वो अलग स्टोरी है। प्रॉफिट के दो भाई थे, ये वो अलग स्टोरी है। जो मोहम्मद प्रॉफिट को हम मानते हैं इसलिए हम बहुत होली हैं, जो मोहम्मद प्रॉफिट को नहीं मानते वो नॉन होली है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होली हैं देखते हैं ये आगे चल के क्या बोलते हैं। तो about 150 year the Abbasid empire was one of the most powerful for flourishing empire। 150 साल तक बहुत उन्नति किया अब्बासाइड एम्पायर ने। ठीक है दोस्तों, कैलिफस जिसको आप कहते हैं। at its height, जब इसका बहुत ज़्यादा including all the important center of civilization in the area wise part of the North Africa, Egypt, Syria, Iran and Iraq, the Abbasids controlled not only some of the most productive countries of West Asia and North Africa, but also commanded the important trade routes linking the Mediterranean world and the India and China। ठीक है, ये सब वो बोन करते थे, अपने अंडर में था। द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विच द अब्बासाइड प्रोवाइड टू दोस ट्रेड रूट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल इन द एरिया। ठीक है, वहाँ के जो ट्रेडर्स थे इनको स्टेट जो है सिक्योरिटी देता था कि आप जाइए बिंदास करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं। ठीक है, इसके लिए उनका ट्रेड बहुत ज़्यादा वेल्थी हो रहा था, फ्लॉरिश कर रहा था। ठीक है, लोग भी उन्नत हो रहे थे। The Arabs were keen merchants and quickly emerged as the most enterprising and wealthy merchants and seafarers, ठीक है, in the world। ठीक है, समुद्र वाहन मतलब समुद्र में बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे ये। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अरब इससे फ्लॉरिश हुआ। ठीक है, अरब ने टाउन वाउन बना लिए, सब बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया। द मोस्ट फेमस कैलिफ्स ऑफ द पीरियड वेयर ऑल मामून एंड हुरून अल रशीद। ठीक है, कैलिफ्स मतलब जो किंग थे। ठीक है, तो ये दोनों थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे उस समय। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, द स्प्लेंडर, द कोर्ट एंड द पैलेस, देयर प्रोपेगेट मैन साइंस एंड लर्निंग, ये सब उन्होंने मतलब प्रमोट किया। ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड द अरब डिस्प्लेड ए रिमार्केबल कैपेसिटी ऑफ assimilating the scientific knowledge and administrative skills of an ancient civilization they had overrun। ठीक है, तो अरब में उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया एडमिनिस्ट्रेशन को, साइंस को, एक्सेट्रा। दे हैड नो हेजिटेशन इन एम्प्लॉइंग नॉन मुस्लिम्स सच एज क्रिश्चियंस एंड ज्यूज एंड ऑल्सो नॉन अरब्स, particularly the Iranians, many of whom were Zoroastrians and even Buddhists for the running the administrative all the Abbasid caliphs and Orthodox Muslims they opened। देखिए यहाँ से पता चलता है कि उनको कोई दिक्कत नहीं था, ये लोग रिलीजन पकड़ के बैठे नहीं थे कि इस्लाम जो फॉलो कर रहा उसी को ही हम करेंगे। वो टैलेंट मतलब क्या कहेंगे, मतलब हर रिलीजन के लोगों को अपने काम में उन्हें रखा था, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, साइंटिफिक रिसर्च में हो, उन्होंने रखा हुआ था, उनका कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे वेरियस जो थे ग्रीक, बाइजेंटीन, इजिप्ट, ईरानियन, इंडियन,
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सेट द कैलिफ्स वाज लोअर इन द इंडिविजुअल नोबल्स इन शॉर्ट स्पेस ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट साइंटिफिक वर्क्स द वेरियस कंट्रीज हैड बिकम अवेलेबल इन द अरेबिक. ठीक है. तो बहुत कम समय में बहुत सारे अरेबिक जर्नल्स निकल गए अलग अलग देशों के. ठीक है दोस्तों. चलिए. Largely due to the work done in recent years by the devoted band of European scholars, we are also beginning to have the better idea of the impacting of China, Chinese science and the philosophy on Arab world. ठीक है. अभी अभी अब के न्यू हिस्ट्री से हमें जो एक्सकवेशन से या फिर किसी भी सोर्स से हमें ये पता चलता है कि चाइनीज फिलोसफी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट था ऑन अरब. Many Chinese inventions such as the compass, paper, printing, gunpowder, and even the humble wheel were traveled from China to Europe via the Arab during this period. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या चाइना से निकला है. ठीक है. सब लोग क्लेम करते हैं ये हमारा है ये हमारा है, तो ये देख लीजिएगा वो अरब रूट से ही चाइना से गया यूरोप में. ठीक है. द फेमस वियतियन ट्रैवलर मार्को पोलो. ठीक है. एक वियतियन ट्रैवलर है जो कि इंडिया में भी था और चाइना अभी चाइना के अंडर है. Traveled to China in order to know more about and break the Arab monopoly of Europe's trade with China. ठीक है. Unfortunately, we have only limited knowledge. ठीक है. India's economy and cultural relation with the Arab world during the period of the India scientific contribution to it. The Arab conquest the Sindh in the 18th century did not lead to the establishment of the closer cultural relationship between the Arab and the rest of the India. ठीक है. अरब ने 18th सेंचुरी में सिंध के करीब जो है उन्होंने विजय प्राप्त की थी, बट इतना क्लोज रिलेशन हमारा उनके साथ नहीं बन पाया. द डेसिमल सिस्टम जो डेसिमल सिस्टम है विच इज़ द बेसिस ऑफ द मॉडर्न मैथमेटिक्स एंड विच हैड डेवलप्ड इन इंडिया 5th century ट्रैवल्ड अरब फ्रॉम ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है. इस पीरियड जो हमारा डेसिमल सिस्टम है वो अरब में गया, जो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ड्यूरिंग द 9th century it was popularized in the region of Arab mathematician ऑल ख्वारिज़मी जो अरबियन मैथमेटिशियन है उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा फैलाया. ठीक है. इट वॉज इंट्रोड्यूस टू यूरोप इन 12th century. यूरोप को 12th century में ये बताया गया बाय ए मॉन्क अबेर्लैंड एंड बिकम नोन फॉर द सिस्टम ऑफ द अरब न्यूमरलिस्ट. ठीक है. अरब न्यूमेरिकल्स में ये एक इम्पॉर्टेंट स्पेस लेता है. ठीक है. सूर्य सिद्धांत विच हैज बीन रिवाइज्ड बाय द आर्यभट्टा. सूर्य सिद्धांत जो एस्ट्रोनॉमी की बुक है वो आर्यभट्ट वाज वन ऑफ दिस वर्क ऑफ चरक एंड सुश्रुता डीलिंग विथ मेडिसिन वेर ऑल्सो ट्रांसलेटेड. ठीक है. ये भी ट्रांसलेट कर दिया गया दूसरे लैंग्वेज में. सुश्रुत और चरक ने जो लिखा था अबाउट द मेडिसिन एंड सर्जरी. इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स कंटिन्यू टू विजिट द मार्ट ऑफ द इराक एंड ईरान. ठीक है. इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी बुक्स हैं जो चेंज किया गया. संस्कृत लिटरेरी वर्क है खलीफा व दिम्मा. ठीक है. पंचतंत्र जो था वो भी ट्रांसलेट किया गया टू अरबिक. ठीक है. जो कि इंडिया में था. By the beginning of the 20th century, the Arab had reached the stage when they could make their own contribution to the various science. ठीक है. बहुत सारे साइंस को अरब के 20वीं सदी तक इतना वो कैपेबल हो गए थे, नॉलेज हो गया था कि वो खुद से कुछ दे सके पृथ्वी को. द ग्रोथ ऑफ ज्योमेट्री, अलजेब्रा, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एक्सेट्रा इन अरब वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड मेड द लीडर ऑफ द फील्ड ऑफ साइंस. उस समय इस सब फील्ड में अरब आगे था. ठीक है. लीडर था. सम ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड अरब में अभी तक है. ठीक है. तो इस लिखा कैसे गया अरबिया इन खरोशन. ठीक है. तो it is necessary to remember that many of these achievements were the result of work done people outside Arab. ठीक है. अरब के बाहर लिखा गया है बहुत सारे. इन खरोशन, इजिप्ट, स्पेन एक्सेट्रा, यहाँ से सब रिसर्च हुआ करता था. द अरब साइंस वाज ट्रूली इंटरनेशनल. इट हैज बीन कॉल्ड अरब साइंस. ठीक है. बिकॉज अरबिक वाज द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड टॉट इन द एंटायर एरिया एंड पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज शुड मूव फ्रीली एंड वर्क एज सेटल्ड डाउन एनीवेयर बाय liked. ठीक है. they liked.
तो ये होता था। आजकल तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाओ दुनिया प्रॉब्लम, अब पढ़ने के लिए प्रॉब्लम, जॉब करने में भी प्रॉब्लम, बट वहाँ उस समय ऐसा नहीं था। आप कहीं भी काम करो, आप में टैलेंट है, आप जाओ अरब साइंस सेंटर में, वहाँ पे काम करो, वही सेटल हो जाए, कोई कुछ जरूरत नहीं है वीजा वूजा इस सब की, ठीक है। द रिमार्केबल डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल फ्रीडम एंजॉयड बाय द साइंटिस्ट एंड द स्कॉलर्स ऑल एज वेल एज द पैट्रोनेज, ठीक है। इन सबको बहुत ज़्यादा मिलता था privilege, ठीक है दोस्तों। Okay, Aramsai declined after the 14th century partly due to the political and economic development affecting the area, but even more on account of growing orthodoxy which satisfied free thoughts, ठीक है। डिक्लाइन हो जहाँ पे पॉलिटिक आएगा, वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे तो डिक्लाइन होना तय है, चाहे कुछ भी हो। तो अरब साइंस जो इतना फ्लोरिश किया था, इतना बहुत बढ़िया बन गया था, वो अभी डिक्लाइन हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया देखते हैं कैसा है। China society and the cultural had attained a climax in the 18th and 19th century under Tang ruler, ठीक है। टैंग रूलर के अंडर चाइना जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश किया था, ठीक है। द टैंग रूलर एक्सटेंडेड हिज overlordship over large part of the sinking in Central Asia including कासागर, ठीक है, कासगर तक। दिस हेल्प्ड इन गिविंग ए फीलिंग टू द ओवरलॉर्ड ट्रेड अक्रॉस व्हाट इज कॉल्ड एज सिल्क रोड, ठीक है। टैंग के समय उसने इतना ज़्यादा फैला दिया अपना, तो वो ये कहलाना उसको पसंद था कि मैं इंटरनेशनल किंग हूँ, जो भी है। तो सिल्क रोड उसने बहुत ज़्यादा यूज़ किया ट्रेड के लिए विद द वर्ल्ड। नॉट ओनली सिल्क बट ऑल्सो क्वालिटी क्या है, ओके। तो कई सारे प्रोडक्ट वो करते थे, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, बहुत सारे ट्रेड वो करते थे दुनिया में। कॉटन है, सिल्क है, या फिर स्टोन्स है, वो करते थे, ठीक है दोस्तों। द टैंग एम्पायर डिक्लाइन इन द मिडिल ऑफ द 9th century एंड वाज रिप्लेस्ड बाय 10th century बाय अनदर डायनेस्टी शुंग। तो टैंग डिक्लाइन किया तो शुंग यहाँ पे उसको सक्सेस किया, ठीक है। रूल्ड ओवर चाइना अबाउट 100 years, इट ग्रोज इन वीकनेस गेव द पोर्शन टू द मंगोल्स। जब शुंग डिक्लाइन हुआ तो मंगोल्स वहाँ पे आ गए 13th century में, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये अलग अलग मंगोल एस्टेब्लिश्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन ईस्टर्न एशिया, ठीक है। तो इस तरह से मंगोल्स भी किए। द वियतनामी ट्रैवलर मार्को पोलो हु स्पेंड सम टाइम एट द कोर्ट ऑफ कुबताई खान, ठीक है। कुबताई खान के कोर्ट में जो कुछ समय बिताया था, द मोस्ट फेमस of the Mongol ruler of China has left a picturesque account in his court. Marco Polo returned to Italy by sea, visiting Malabar in India, ठीक है दोस्तों। On the way, already different part of the world were coming closer together and the commercial and agricultural contact were increasing, ठीक है दोस्तों। अब बड़ा सा दुनिया धीरे धीरे करीब आ रहा था, और देखते आगे क्या होता है। Thus, countries of the Southeast Asia meet to the expansionist or of the Chinese ruler. China developed a strong navy by the time, ठीक है। धीरे धीरे करके उसने बहुत बढ़िया नेवी भी बना लिया, जिससे कि सी रूट से वो कनेक्ट कर सके। द टू मोस्ट पावरफुल किंगडम विच फ्लोरिश्ड इन द रीजन ड्यूरिंग द पीरियड वाज शैलेंद्र एंड कंबुजा एम्पायर, ठीक है। ये दो बहुत बड़े बड़े एम्पायर उस समय फ्लोरिश किए। शैलेंद्र एम्पायर विच अरोज इन द 7th century लार्जली डिस्प्लेस्ड श्री विजय एम्पायर को उसने डिस्प्लेस किया। फ्लोरिश टिल द 10th century, ठीक है। एट इट्स हाइट द एम्पायर इंक्लूडेड सुमात्रा, जावा, मलाया पेनिसुला, पार्ट ऑफ द श्याम, ठीक है। ये सबको अपना कंट्रोल में था। शैलेंद्र उसको कहा गया, ठीक है। जो मॉडर्न नेम है जिसका थाईलैंड, इवन द फिलीपींस, ठीक है दोस्तों, ये सब शैलेंद्र थे। According to the 9th century Arab writer, the empire was no large that even the fastest vessel could not complete a round trip of it in 2 years, ठीक है। The Shailendra ruler had a powerful navy and dominated the sea trade to India to China, ठीक है दोस्तों। उसके पास नेवी था, चाइना के ट्रेड के साथ वो डोमिनेट करता था। The Palwas of the South India has a powerful navy. साउथ इंडिया का जो पलवास थे, इनके पास भी बहुत पावरफुल नेवी था, ठीक है। आज बिफोर इंडिया इज अ क्लोज ट्रेड विद द कल्चरल कॉन्टैक्ट with the countries of the area. Many Chinese and Indian scholars visited Palembang
हाँ, the capital of the empire, which was located in Sumatra, and which had even the Sanskrit and Buddhist center study even earlier. The ruler built magnificent temples. इस तरह से बहुत सारी चीजें हुए. बोरोडर डेडिकेटेड टू द बुद्धा, ठीक है, बहुत बड़ा है वहाँ पे, सबसे बड़ा होल बुद्धिस्ट स्पेस जो है. होल माउंटेन कार्व्ड इनटू 9 स्टोन टेरेन सराउंडेड बाय द स्तूपा, ठीक है. इंडियन एपिक सच आज रामायण महाभारत वहाँ पे बना हुआ है. फोक आर्ट, फोक डांस, पपेट प्ले एक्सेट्रा. ये हो गया किसके बारे में? शैलेंद्र के बारे में. दूसरा आता है कंबोजा एम्पायर. कंबोजा एम्पायर जो है कंबोडिया, ओवर कंबोडिया, अनम, साउथ वियतनाम, रिप्लेस द हिंदुइज्ड, ठीक है, हिंदुइज्ड किंगडम of Funan which had dominated in the area earlier, ठीक है. The empire Kamboja flourished till the 5th century. Magnificent achievement था. Group of temples near the Angkor Thom in Cambodia, ठीक है. Began in the 10th century. Each ruler built a new temple there to commemorate his memory. Till about 200 temples, ठीक है, were built in an area 3.2 square kilometer and is the largest in the temple of अंकोरावट, ठीक है दोस्तों. तो इस तरह से दूसरा ये था कंबोजा, ठीक है. इट डिस्कवर्ड बाय द फ्रेंच इन 1860 में डिस्कवर किया गया, ठीक है. दिस एंटायर ग्रुप बिल्डिंग हैज बीन कंप्लीटली फॉरगेटन बाय द आउटसाइड वर्ल्ड, बीन लार्जली टेकन ओवर बाय द जंगल्स, ठीक है. ये पूरा एम्पायर मतलब छुप गया था जंगल में, तो इसको डिस्कवर किया गया 1860 में बाय द फ्रेंचमैन, ठीक है. It is interesting to note that the most vigorous period of the temple building activity was period from the 10th to 12th century में सबसे ज़्यादा मंदिर बनाया गया. Many Indian traders went to the South China after traveling overland from the port of Takala in Malaya Peninsula to the Chinese Sea, ठीक है दोस्तों. Many Brahmanas, later Buddhist monks settled here. While Buddhism declined in India, the land of its birth, it flourished in Southeast Asia. Okay, thus India had close commercial and cultural contact both with West and East. Southeast Asia, China, Madagascar, and countries on the east coast of Africa. The various kingdoms in Southeast Asia acted as kind of bridge for commercial and cultural contact between India and outside of the world with China. ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारे इंडिया का दूसरे पूरे दुनिया के साथ जो ट्रेड करते थे. ओके द कन्वर्सेशन ऑफ इंडोनेशिया एंड मलाया टू इस्लाम टूक प्लेस ग्रेजुअली आफ्टर इस्लाम हैड कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन इन इंडिया. इंडिया में जब इस्लाम आया, अपना कंसोलिडेट किया, अपना वर्चस्व किया, उसके बाद दूसरे देशों में ये फैला, ठीक है दोस्तों. Elsewhere, Buddhism continued flourish. Commercial and cultural contact between India and these countries were snapped by the establishment of the Dutch in Indonesia, of the English in India, Burma in Malaya, later French in the Indochina. ठीक है, इस तरह से देखेंगे हम क्या होता है. चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखेंगे. और एक चीज और मैं बोल देता हूँ, अब मीडिएवल हिस्ट्री शुरू हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया है. एंशिएंट का रिवीजन हम विद बाय द क्वेश्चन करते रहेंगे. ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं. हम आर्ट एंड कल्चर भी आज पढ़ेंगे. चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू. हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं. मिलिए, पढ़िए और आगे बढ़िए. अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.